थर्ड लेक्चर और 45 डेज क्रैश कोर्स, जिसमें मैंने आपके साथ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन डिस्कस किया था। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि रिफ्रैक्शन होती क्या है। क्या कहा था मैंने, रिफ्रैक्शन क्या होती है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इन दैट केस इट इज डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ, दैट इज कॉल्ड ए रिफ्रैक्शन। क्या कारण बताया था मैंने रिफ्रैक्शन का? मैंने बतलाया था कारण इसका कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, उस समय इसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या कर जाती है, चेंज कर जाती है। तो जब व्हेन इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस और कॉरस्पॉन्डिंगली वेवलेंथ भी चेंज करती है और फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। फिर मैंने आपको बतलाया था कि मीडियम जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होती है उसे हम रेयर मीडियम कहते हैं, और जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होती है उसे हम डेंसर मीडियम कहते हैं। क्लियर? आफ्टर दिस आई हैव एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में मैंने क्या आपको बतलाया कि पहला लॉ मैंने क्या कहा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल दे लाई इन द सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। सेकेंड लॉ क्या बताया था, दैट इज द स्नेल्स लॉ। क्या था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, refractive product of the refractive index of the medium and sine of the angle in that medium, that remains constant. What is here refractive index? Refractive index, it is the ratio of the velocity of light in one medium to the velocity of light in other medium. तो क्या बताया था, mu into sin I, that is equal to constant. Mu is the refractive index of that medium, I is the angle in that medium. तो उसके बाद मैंने क्या कहा कि सपोज कर लो एक आपके पास इंसिडेंट रे है विच इज मेकिंग एन एंगल I विद द नॉर्मल, और किस मीडियम से जा रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। व्हेन दिस रे ट्रेवल्स इन मीडियम 2, इन दैट केस इन दैट मीडियम इट्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज क्या आ जाता है, R आ जाता है। तो यहाँ पे तो क्या बन गया था ये स्नेल्स लॉ, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, और sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, where I is the angle of incidence, R is the angle of refraction. Then I told you this μ1 by μ2, it can be written as 1 μ2. μ1 by μ2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 μ2। इसका क्या मतलब है कि दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर यहाँ पे मीडियम 1 क्या है, आपके पास एयर है, मीडियम 2 क्या है, आपके पास कोई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, तो यहाँ पे μ1 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल 1, μ2 को क्या लिख सकते हैं, म्यू। देन क्या बताया था मैंने कि इस रिजल्ट, ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू बन जाएगा। क्लियर? तो म्यू किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो क्या बन गया था ये फिर रिजल्ट, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू सी एयर डिवाइड बाय सी मीडियम। सी एयर के लिए हमने क्या लिख लिया था, F इंटू λ1, वेयर λ1 इज द वेवलेंथ इन दैट इन मीडियम 1, और C2 का क्या लिख लिया था, F λ2, where λ2 is the wavelength in medium 2। तो इसके बाद ये क्या बन गया रिजल्ट, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू 1 μ2 इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू C1 बाय C2 मीन C एयर डिवाइड बाय C मीडियम इज इक्वल टू क्या बन गया, λ1 बाय λ2। तो यहाँ से एक और रिजल्ट आ गया, क्या आ गया आपके पास, μ1
दैट इज क्या आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू μ2 λ2 इज इक्वल टू μ1 λ1। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था कि म्यू लैम्डा जो है दैट इज द कांस्टेंट। मींस यहाँ पे एक और चीज एक्सप्लेन कर दी थी कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट है। मोर इज द वेवलेंथ, लेसर विल बी क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम होगा। आफ्टर दिस मैंने वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर को क्या लिख लिया था, 1/√ ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम क्या लिख ली थी, √1 √√ ऑफ म्यू एप्सिलॉन। तो ये क्या बन गया था फिर, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू c1 बाय c2 इज इक्वल टू λ1 बाय λ2 इज इक्वल टू √√ ऑफ म्यू एप्सिलॉन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया था, एप्सिलॉन r, म्यू बाय म्यू नॉट क्या आ गया था, म्यू आर नियरली इक्वल टू 1 है, तो दिस इज इक्वल टू क्या बन गया था, √√ ऑफ एप्सिलॉन r। क्लियर। सो दिस इज द स्नेल्स लॉ। इसकी आपने सारी फुल फॉर्म याद रखनी है कि sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू 1 μ2 means this is the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to μ2 by μ1. If here μ1 is air, then μ1 is equal to 1. μ2 is some medium which is having absolute refractive index μ. So this can also be written as is equal to μ. This is equal to C air upon C medium. This is equal to λ1 by λ2. This is equal to √√ ऑफ एप्सिलॉन r। क्लियर। इसको सारी फॉर्म याद रखना। तो मैंने क्या कहा था कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम as well as angle of incidence increases, correspondingly angle of refraction decreases. Reason being कि when ray of light travels from rare to denser medium, in that case refracted ray bends towards the normal. But when the ray of light is traveling from denser to rarer medium, in that case as well as angle of incidence increases, correspondingly angle of refraction also increases, because when the ray of light travels from denser to rarer medium, refracted ray जो है वो क्या होती है, that bends away from the normal। इसी कारण क्या है कि आपके पास जब कोई ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में पड़ी हुई है, उसको हम रेयर मीडियम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट हमें रेस दिखाई देती है। तो यहाँ पे मीन्स उसकी हमें एक्चुअल डेप्थ नहीं दिखाई देती, एपरेंट डेप्थ दिखाई देती है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले ली थी जिसको मैंने एक्चुअल डेप्थ कितने पे रखा, t उसकी एक्चुअल डेप्थ के ऊपर रखा, किस मीडियम में रखा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, और वो ऑब्जेक्ट हमारे पास किस डेप्थ के ऊपर दिखाई दी, t डेप्थ के ऊपर दिखाई दी। वो t क्या थी, उसकी एपरेंट डेप्थ थी। तो क्या रिलेशन आ गया था, मैंने ड्राइव किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू क्या था, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, दैट इज इक्वल टू t अपॉन a, वेयर t इज द रियल डेप्थ, a इज द एपरेंट डेप्थ। तो यहां से मैंने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाय एन अमाउंट, वो कितने अमाउंट के साथ शिफ्ट कर गई, जिसे हमने क्या कॉल किया, एपरेंट शिफ्ट, दैट इज इक्वल टू t माइनस a। तो ये क्या आ गया था, t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, दैट इज द डिस्टेंस बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जिसे हमने एपरेंट शिफ्ट कॉल किया था। फिर मैंने यहाँ पे ये भी कहा था कि इन केस देयर आर नंबर ऑफ मीडियम्स विच आर हैविंग द थिकनेस t1 t2 t3 डैश डैश tn, their refractive indices are mu1 mu2 mu3 डैश डैश mu1, an object is lying at a depth t1 of refractive index mu1, तो उसके ऊपर बाकी मीडियम्स पड़े हुए हैं। उस केस में इसकी एपरेंट डेप्थ क्या होगी, टोटल एपरेंट डेप्थ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट क्या होगी, t1 बाय mu1 प्लस t2 बाय mu2 डैश डैश प्लस tn बाय mun होगी।
और टोटल अपरेंट शिफ्ट इस केस में क्या होगी, T1 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू 1 प्लस T2 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू 2 डैश डैश प्लस Tn इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू n। दिस इज द टोटल अपरेंट शिफ्ट अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ मीडियम्स में मल्टीपल मीडियम्स में पड़ी हुई है। इसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर यही ऑब्जेक्ट आपके पास रेयर मीडियम में पड़ी हुई है, इसको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं कहाँ से, डेंसर मीडियम में, अब डेंसर मीडियम से ऑब्जर्व करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, उस केस में क्या होगा, आपके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगी, एपरेंट हाइट डिवाइड बाय रियल हाइट होगी। म्यू इज इक्वल टू, उस केस में वो ऑब्जेक्ट, जैसे इस केस में रेज दिखाई दी थी, वो जो ऑब्जेक्ट है जो कि रेयर मीडियम में पड़ी हुई है, जिसको डेंसर मीडियम में हम डेंसर मीडियम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमें ऑब्जेक्ट जो है दूर दिखाई देगी। इसके ऊपर मैं एक बहुत अच्छी एक एग्जांपल आपके पास डिस्कस करता हूं कि यहां पे सपोज कर लो कि ये एक आपके पास मीडियम है, ये एक पॉन्ड ऑफ वाटर है, जहां पे जिसकी इस पॉन्ड ऑफ वाटर की जो डेप्थ है वो कितनी है, दैट इज डेप्थ ऑफ दिस वाटर इज d। क्लियर। और इसमें जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। इस पॉन्ड में क्या है, यहाँ पे एक फिश है, इसके बिल्कुल बॉटम के ऊपर एक फिश पड़ी हुई है, कितनी डेप्थ के ऊपर, d पड़ी हुई है। और यहाँ पे आपके पास एक बर्ड है, हियर इज ए बर्ड, जो कि कितने हाइट के ऊपर है, h हाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। नाउ इट कैन बी आस्क्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया था, जब बर्ड फिश को ऑब्जर्व कर रही है तो उस समय बर्ड के लिए फिश का टोटल डिस्टेंस क्या होगा, और जब फिश बर्ड को ऑब्जर्व कर रही है उस समय बर्ड का फिश के विद रिस्पेक्ट टू टोटल डिस्टेंस क्या होगा। देखो, जब ये बर्ड, ये आपके पास क्या है, बर्ड है, कोई भी बर्ड है, ये आपके पास क्या है, फिश है, ठीक हो गया। जब ये बर्ड फिश को ऑब्जर्व करेगी, अब फिश इज लाइंग इन ए डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम है, इसकी अगर जो एक्चुअली जो डेप्थ दिखाई देगी फिश की फॉर ए बर्ड, फॉर द बर्ड एक्चुअल डेप्थ ऑफ द फिश विल बी क्या होगी, एक्चुअल डेप्थ जो ऑब्जर्व होगी वो कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू d बाय म्यू होगी, वो इसकी क्या होगी, दैट इज एपरेंट डेप्थ होगी। तो इसकी एपरेंट डेप्थ क्या होगी, d बाय म्यू। तो बर्ड को टोटल डिस्टेंस, बर्ड के लिए टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, h ये है, ये डिस्टेंस कितना है, d बाय म्यू, तो कितना डिस्टेंस होगा, h प्लस d बाय म्यू हो जाएगा। कितना डिस्टेंस ऑब्जर्व होगा, h प्लस d बाय म्यू। नाउ जब ये फिश बर्ड का डिस्टेंस ऑब्जर्व करेगी तो बर्ड के लिए, फिश के लिए ये डिस्टेंस d तो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब ये बर्ड इसको और ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर दिखाई देगी, अवे दिखाई देगी, वो कितनी अवे दिखाई देगी, म्यू इंटू एच। सो डिस्टेंस फॉर द फिश के लिए क्या होगा कि डिस्टेंस ऑब्जर्व, एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा फिश के लिए, फॉर एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द बर्ड क्या होगा आपके पास, दैट विल बी म्यू इंटू एच। तो टोटल डिस्टेंस इसको कितना ऑब्जर्व होगा, d प्लस म्यू इंटू एच। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बर्ड आपके पास हाइट h के ऊपर है, फिश डेप्थ d के ऊपर है, जब बर्ड फिश को ऑब्जर्व करेगी तो बर्ड को फिश कितने डिस्टेंस के ऊपर दिखाई देगी, h प्लस d बाय म्यू डिस्टेंस के ऊपर। और जब फिश बर्ड को ऑब्जर्व करेगी तो बर्ड कितने डिस्टेंस के ऊपर दिखाई देगा, d प्लस म्यू h डिस्टेंस के ऊपर आपके पास वो बर्ड दिखाई देगा। क्लियर। उसके बाद मैंने कहा था कि रिफ्रैक्शन, एक चीज यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखो कि आपके पास कोई मीडियम है, जिस मीडियम की आपके पास थिकनेस कितनी है, t है, इस मीडियम की थिकनेस कितनी है, t है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। तो आपके पास इस मीडियम में जो ऑप्टिकल, जो म्यू इंटू टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय इट्स ज्योमेट्रिकल पाथ, कोई भी वेव
लाइट रेज जब ट्रेवल कर रही है वो कितना ज्योमेट्रिकल पाथ ट्रेवल करेगी, t, और उसका ऑप्टिकल पाथ क्या होगा उस मीडियम में, म्यू इंटू टी होगा। ऑप्टिकल पाथ ऑफ ए लाइट in some medium of refractive index mu whose thickness is t will be equal to mu into t। और ऑप्टिकल पाथ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और यही ऑप्टिकल पाथ किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेव्स इन दैट मीडियम। उस लाइट की जो टोटल नंबर ऑफ वेव्स है उस मीडियम में वो उसी के इक्वल होती है। जस्ट रिमेंबर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, म्यू इंटू टी क्या होता है, आपके पास ये ऑप्टिकल पाथ है। क्लियर। Now, after that मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब कोई रे आपके पास रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है वो अपने पाथ से क्या कर रही है, डेविएट कर रही है, कितने एंगल के साथ। इस केस में रिफ्रैक्शन के केस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या बदलाया था, I माइनस आर होता है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, I माइनस आर होता है। तो और उस केस में जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ रे अपने पाथ से डेविएट कर जाती है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय विच द इंसिडेंट रे इज डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने क्या बताया था कि वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है, दैट लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टी इंटू साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। t into sin I minus r divided by cos r, where t is the thickness of that medium, I is the angle of incidence and r is the angle of refraction। अब रिफ्रैक्शन की क्या है, हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल भी है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट आप किसी लिक्विड में डिप कर दो, पेन है, पेन को लिक्विड में डिप कर दो, बाहर से आप देखोगे पेन आपको बेंड किया हुआ दिखाई देता है। बेंडिंग ऑफ दैट पेन इज ओनली ड्यू टू रिफ्रैक्शन। आपके पास जो स्टार जो हैं आपके पास स्काई में जो ट्विंकल करते हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू रिफ्रैक्शन। क्योंकि क्या है, आपके पास एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लक्चुएट करने के कारण आपके पास उसका नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस होती है, नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस के कारण आपको स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर। तो कुछ आपके पास बेस्ड अपॉन दिस रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के ऊपर बेस्ड अपॉन मैं कुछ आपको प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ। पहली प्रॉब्लम देखिए, ध्यान से सुनिए। कहता है ए टैंक इज फिल्ड विद वाटर, ए टैंक फिल्ड विद वाटर टू ए हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। एक आपके पास टैंक है, उसमें वाटर फील्ड है। वाटर कितनी हाइट तक फील्ड है, 12.5 सेंटीमीटर तक उसमें वाटर फील्ड है। कहता है एपरेंट डेप्थ ऑफ ए नीडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाय माइक्रोस्कोप टू बी 9.4 सेंटीमीटर। जब हमने माइक्रोस्कोप उसके बॉटम के ऊपर एक नीडल पड़ी हुई है, उस नीडल की हमने डेप्थ ऑब्जर्व की। कहाँ से ऑब्जर्व की, माइक्रोस्कोप से उसकी डेप्थ ऑब्जर्व की। वो कितनी आई, 9.4 सेंटीमीटर। अब माइक्रोस्कोप से आपके पास जो नीडल पड़ी हुई है कितने डेप्थ के ऊपर एक्चुअली पड़ी हुई है, 12.5 सेंटीमीटर के ऊपर पड़ी हुई है। लेकिन माइक्रोस्कोप से जब हमने ऑब्जर्व किया तो उसकी डेप्थ कितनी आपको दिखाई दी, 9.4 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ दिखाई दी। तो इट मीन दैट ये जो 9.4 सेंटीमीटर है वो उसकी क्या है, एपरेंट डेप्थ है। रियल डेप्थ उसकी कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर है। तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, दैट इज गिवन 9.4 सेंटीमीटर और रियल डेप्थ कितनी दी है, 12.5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करोगे इट कम्स 1.33। इट मीन्स दैट ये जो आपके पास वाटर है जो कि बीकर में फील्ड है, जिसके बॉटम के ऊपर हमने नीडल रखी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, 1.33 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिए। कहता है द बॉटम
of a container is made of glass of 4 centimeter thick and its refractive index is 1.5. The container contains two immiscible liquids A and B up to depths of 6 centimeter and 8 centimeter respectively. अब इस कंटेनर में बॉटम ऑफ कंटेनर, जो कंटेनर का बॉटम है वो ग्लास का बना हुआ है और कितने सेंटीमीटर थिक है? 4 सेंटीमीटर थिक है। कंटेनर में अब दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं ए एंड बी, कितनी कितनी डेप्थ के ऊपर हैं? एक 6 सेंटीमीटर की डेप्थ के ऊपर है और दूसरा 8 सेंटीमीटर डेप्थ के ऊपर है। कहता है व्हाट इज द शिफ्ट ऑफ ए स्क्रैच ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉटम ऑफ द ग्लास स्लैब व्हेन व्यूड थ्रू द कंटेनर। क्या दिया हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ए एंड बी इज 1.4 एंड 1.3 रिस्पेक्टिवली। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास। दिस इज ए कंटेनर, ग्लास का कंटेनर है। ये जो ग्लास का कंटेनर है इसका जो बॉटम है वो कितने सेंटीमीटर थिक है? 4 सेंटीमीटर थिक है। इसमें दो लिक्विड्स जो इमिसिबल है ए एंड बी, दो लिक्विड्स हैं। इन लिक्विड्स की जो थिकनेस है वो कितनी कितनी है? एक की 6 सेंटीमीटर है, दिस इज ऑफ 6 सेंटीमीटर, दिस इज ऑफ 8 सेंटीमीटर। क्लियर? यहां पे आपके पास एक स्क्रैच है, इसके बॉटम के ऊपर एक स्क्रैच है। उस स्क्रैच को हम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इट इज आस्क्ड कि व्हेन इट इज व्यूड फ्रॉम द आउटसाइड ये कितना हमें ऊपर की तरफ दिखाई देगा। एक्चुअली इसकी डेप्थ कितनी है? 8 + 6 + 4 कितनी है? 10 + 8 कितनी होगी? 10 + 8 18 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ है। लेकिन वो कितना ऊपर शिफ्ट दिखाई देगा? अब मल्टीपल मीडियम में से स्क्रैच पड़ा है, इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था आपके पास? T1 इंटू नेट, इसकी शिफ्ट क्या बताई थी? T1 इंटू 1 - 1/μ1 प्लस T2 इंटू 1 - 1/μ2 प्लस T3 इंटू 1 - 1/μ3। क्लियर? व्हाट इज योर T1? T1 इज योर 4 सेंटीमीटर, μ1 इज कितना दिया हुआ है? दैट इज 1.5। T2 कितना दिया हुआ है? दैट इज 6 सेंटीमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 1.3। T3 कितना है? 8 सेंटीमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? दैट इज 1.4। ये सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो नेट शिफ्ट कितनी आ जाएगी आपके पास? 4.88 सेंटीमीटर इसकी नेट शिफ्ट आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है फिश इज एट द डेप्थ ऑफ 30 सेंटीमीटर। ए फिश इज एट द डेप्थ ऑफ 30 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। एक फिश है, वाटर में कितनी डेप्थ के ऊपर पड़ी हुई है? 30 सेंटीमीटर के ऊपर पड़ी हुई है और उस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3 है। कहता है फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द फिश एंड इट्स इमेज। तो मैंने जैसे बार बार बता रहा हूं कि कोई भी चीज किसी डेप्थ के ऊपर पड़ी हुई है वो शिफ्ट, उसकी इमेज क्या है? शिफ्ट करके ऊपर की तरफ बन जाती है। वो शिफ्ट कितनी अमाउंट से होती है? अब इसने ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की है। इसने एग्जैक्ट शिफ्ट नहीं पूछी, इसने पूछा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस बताओ। ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिस्टेंस है उसे हमने क्या कॉल किया है? दैट इज कॉल्ड शिफ्ट। और वो शिफ्ट क्या है? किसके बराबर है? T इंटू 1 - 1/μ। T क्या है? थिकनेस ऑफ दैट मीडियम, वो इसने दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। वो हमारे पास यहाँ पे क्या है? वाटर है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना दिया हुआ है? 4/3। विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, वी शैल गेट द डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड इमेज। क्या आ जाएगा? 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एन एयर
air bubble inside a cubical block, inside a cubical block or cubical block of glass of side 4 centimeter seems to be 2 centimeter from one face and 1 centimeter from other opposite face to the first face when viewed normally. कहता है what is the real distance of the bubble from the first face. आपके पास एक क्यूबिकल ग्लास है, उस क्यूबिकल ग्लास का आपके पास जो एज है कितने सेंटीमीटर की वो एज है उसका, दैट इज ऑफ 4.5 सेंटीमीटर. ये क्यूबिकल ब्लॉक है आपके पास, दिस इज ए क्यूबिकल ब्लॉक. इसका जो एज है कितना है 4.5 सेंटीमीटर है. कहता है इस क्यूबिकल ब्लॉक के अंदर एक आपके पास एयर बबल है. यहां पे कहीं पे ये एयर बबल बना हुआ है, ये हमें पता नहीं कहां पे है, लेकिन सपोज कर लेते हैं ये एयर बबल एक फेस से इसका डिस्टेंस अगर x है तो दूसरे फेस से इसका डिस्टेंस कितना होगा 4.5 माइनस x होगा. क्लियर. बट व्हाट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कहते हैं जब इस फेस से ऑब्जर्व करते हैं, जब इस एयर बबल को इस फेस से ऑब्जर्व करते हैं तो ये एयर बबल कहां पे दिखाई देता है 2 सेंटीमीटर डेप्थ के ऊपर दिखाई देता है. और जब आपके पास इसको दूसरे फेस से ऑब्जर्व करते हैं तो ये एयर बबल कहां पे दिखाई दे रहा है, इट इज सीन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर. तो मतलब इस फेस के लिए ये 2 सेंटीमीटर इसकी एपरेंट डेप्थ होगी, इस फेस के लिए इसकी एपरेंट डेप्थ कितनी होगी 1 सेंटीमीटर होगी. क्लियर. इस फेस के लिए इसकी रियल डेप्थ क्या होगी 4.5 माइनस एक्स होगी. इस फेस के लिए इसकी रियल डेप्थ क्या होगी x होगी. तो ये आपके पास क्या है एपरेंट डेप्थ है, ये इसकी क्या है यहां पे इस दूसरे फेस के लिए एपरेंट डेप्थ है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, क्या मतलब है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. अगर फेज 1 के लिए मैं लिखता हूं तो एपरेंट रियल डेप्थ कितनी है 4.5 माइनस एक्स. एपरेंट डेप्थ क्या है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 2. क्लियर. फेज 2 के लिए मैं लिखता हूं तो म्यू क्या आएगा, इस केस में इसकी रियल डेप्थ कितनी है x, एपरेंट डेप्थ कितनी है 1. क्लियर. तो ये दो आपके पास म्यू यहां से लिखा तो ये आया, यहां से लिखा ये आया, लेकिन मीडियम तो एक ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एक ही रहेगा. 4.5 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x के बराबर आ जाएगा. तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाय 4 आ जाएगी. इसको आप सॉल्व करोगे, दिस कम्स एट 3 सेंटीमीटर आपके पास, सॉरी 4.5 minus x divided by 2x, this will be this 4.5 divided by 3 आ जाएगा. तो x की आपके पास दिस इज तो दिस विल बी x कितना आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो इसको इस वाले फेस से ऑब्जर्व करेंगे तो एक्चुअली डेप्थ क्या हुई, एक फेस से इसकी डेप्थ कितनी होगी 1.5 सेंटीमीटर और दूसरे फेस से इसकी डेप्थ क्या होगी 3 सेंटीमीटर होगी. दिस बबल इज एक्चुअली लाइंग एट ए डेप्थ ऑफ 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम वन फेस एंड 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दी अदर फेस. क्लियर. एक बार फिर समझ लीजिए क्वेश्चन को. एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब क्यूबिकल ग्लास स्लैब है जिसका एक एज 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. क्लियर. इस ग्लास स्लैब के अंदर एक एयर बबल है. उस एयर बबल को जब एक फेस से ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसकी डेप्थ आपको 2 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है और दूसरे फेस से ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसकी डेप्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है. इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ दिस एयर बबल. अब ये 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर क्या हैं, दीज आर द एपरेंट डेप्थ of the air bubble when it is seen from the two faces.
अब हमने सपोज कर लिया कि लेट दिस एयर बबल बी एट ए डेप्थ x फ्रॉम वन फेस, एक्चुअल डेप्थ इसकी x है एक फेस से, तो दूसरे फेस से क्या हो जाएगी 4.5 माइनस x हो जाएगी। अब इस एयर बबल की दोनों फेसिस से उनकी रियल डेप्थ भी पता है, एपरेंट डेप्थ भी हमें पता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाएगा दोनों फेसिस के लिए। एक के लिए क्या आ जाएगा 4.5 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, दूसरे के लिए क्या आ जाएगा x बाई 1। तो यहां से दोनों को इक्वेट करके आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 सेंटीमीटर आ गई। मींस एयर बबल इज लाइंग एट ए depth of, actually it is lying at a depth of 1.5 centimeter from the one face and 3 centimeter from the other face. Clear? Now this is about the some problems regarding real depth, apparent depth and refractive index of the medium. अब देखिए जैसे मैंने आपको बतलाया है कि जब ray of light is traveling from denser से rarer medium की तरफ ट्रेवल करती है, जब ray of light is traveling from denser to rarer medium, उस केस में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता है, कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है। कि मींस ये आपके पास सपोज करो एक मीडियम है, दिस इज ए मीडियम, यहां से आपके पास एक रे ऑफ लाइट इधर ट्रेवल कर रही है, कहां से डेंसर मीडियम से। इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू है, ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल I1 है, और जब इस मीडियम में जाएगी आपके पास ये एंगल क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। क्लियर? अब अगर हम इस I को और इंक्रीज कर देते हैं, I को और इंक्रीज कर देंगे, सपोज इसे I2 बना दिया, I2 इज ग्रेटर देन I1 हो गया, तो आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इंक्रीज कर जाएगा, हियर ये R2 आ जाएगा, R2 इज ग्रेटर देन R1। तो यहां पे आपके पास एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, सपोज आपने I और इंक्रीज कर दिया, I कितना कर दिया आपने I3 कर दिया, फिर I3 इज ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। इस केस में जो आपके पास रिफ्रैक्टेड रे आई वो आपके पास बिल्कुल उस सरफेस के बाउंड्री के ऊपर पास बाउंड्री के साथ निकल रही है। एज दिस रिफ्रैक्टेड रे इज पासिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ दिस सरफेस, तो मींस उस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ कितना हुआ 90 डिग्री हुआ। सो हियर द एंगल ऑफ, अब आपके पास क्या है, when a ray of light traveling from denser to rarer medium and a ray of light, the angle of incidence for which the ray of light becomes parallel to the surface, that angle of incidence is called, उसे हम क्या कहते हैं, critical angle कहते हैं। What it is called? It is called critical angle। तो क्रिटिकल एंगल किसके लिए डिफाइन किया है कि जब आपके पास एक रे ऑफ लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो एक स्टेज ऐसी जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते हो, कॉरस्पॉन्डिंगली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बन जाता है कि रिफ्रैक्टेड रे स्टार्ट मूविंग पैरेलल टू द सरफेस। उस केस में दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने क्या कॉल किया है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। नाउ वी वांट टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड क्रिटिकल एंगल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड क्रिटिकल एंगल। अब स्नेल्स लॉ यूज कर लेंगे। अब आपके पास जब I3 आपके पास C है, उस समय R3 क्या है 90 डिग्री है। क्लियर? यहां पे ये म्यू है, म्यू2 क्या है, म्यू है, और इस मीडियम के लिए आपके पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1 है। तो व्हाट इज द स्नेल्स लॉ? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू इंटू साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा 1 इंटू साइन 90 डिग्री। म्यू इंटू साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा 1 इंटू साइन 90 डिग्री।
साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, तो म्यू इंटू क्या आ गया साइन सी आ गया, और साइन सी क्या आ गया 1 बाय म्यू आ गया, और सी क्या आ गया आपके पास साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। क्लियर? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यहां पे ये रिजल्ट इंप्लाई करता है कि किसी भी मीडियम का जो क्रिटिकल एंगल है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है। मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम का उतना ही कम क्रिटिकल एंगल होगा। अगर उसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा कम होगा। क्लियर? यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके पास बात है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, अगर हम यहाँ पे कोई प्लेन मिरर रख दें तो ये रे इसी पाथ के अलोंग क्या करेगी वापस चली आएगी। क्लियर? तो जब रे कोई सरफेस के पैरेलली फॉल करती है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग पैरेलल टू द सरफेस, उसे हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रेजिंग इंसिडेंस। उसे हम क्या कॉल करेंगे दैट इज कॉल्ड ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो कोई रे किसी सरफेस के ऊपर ग्रेज करती हुई फॉल करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, इन दैट केस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपके पास वो रे क्या होगी कितने एंगल के साथ मीडियम में चली जाएगी, तो उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा क्रिटिकल एंगल होगा, आर क्या होगा सी होगा। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग विद ग्रेजिंग इंसिडेंस ऑन द सरफेस, इन दैट केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी द क्रिटिकल एंगल। क्लियर? नाउ अब देखिए, अगर सपोज कर लो कि मैंने इस यहां पे जब रे डेंसर से रेरर की तरफ जा रही है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जो एंगल है ये I3 से भी ज्यादा हो जाता है, मींस क्रिटिकल से भी ज्यादा हो जाता है, उस केस में ये रे वापस अपने मीडियम में आ जाएगी। इन दिस केस द रे विल कम बैक इन दी सेम मीडियम। तो मतलब कि जैसे रिफ्लेक्शन में होता है, तो दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मीन्स व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो क्या कहते हैं कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, in that case the refracted ray will come back in the same medium. That phenomena is known as total internal reflection. तो सिंपल बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि what are the conditions for total internal reflection। 2 कंडीशंस हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। एक तो रे ऑफ लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम, कहां से कहां ट्रेवल करनी चाहिए, इट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रेवल करनी चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। एक पहली कंडीशन क्या है कि रे ऑफ लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए बिफोर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपके पास जो डेविएशन थी वो क्या थी I माइनस आर थी। डेविएशन क्या थी I माइनस आर थी। जब I क्या था आपके पास लेसर देन, जब I क्या है लेसर देन क्रिटिकल एंगल है, और जब I क्या हो गया आपके पास ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया, उस समय जो एंगल ऑफ डेविएशन बन जाता है दैट बिकम्स 180 माइनस 2I बन जाती है। उस समय एंगल ऑफ देखिए बिफोर critical angle means when angle of incidence is lesser than critical angle, angle of deviation क्या है
आर माइनस आई है। और जब आपके पास एंगल क्या है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल बन जाता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन याद रखिए, उस समय एंगल ऑफ डेविएशन क्या होती है, 180 माइनस 2i होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर। एक बहुत ही इसके ऊपर आपके पास एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। कहता है पॉइंट सोर्स है विच इज सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक। ए पॉइंट सोर्स इज सिचुएटेड एट द bottom of a tank filled with a liquid of refractive index mu। उसका refractive index कितना है, mu है, up to height h। It is found that light comes out of the surface through a it is found that light comes out of a liquid surface through a circular portion above the source। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपके पास इसमें समझ में आएगी कि आपके पास एक कंटेनर में लिक्विड है, उस कंटेनर में जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। और जो लिक्विड उसमें फील्ड है, कितनी हाइट तक आपके पास फील्ड है, लिक्विड इज फील्ड इन दैट कंटेनर अप टू हाइट h। और वहां से उस सोर्स से जो लाइट आ रही है वो कितने अपर्चर में आ रही है, सिर्फ द लाइट इज कमिंग आउट फ्रॉम दैट सोर्स ओनली इन ए रेडियस ऑफ दिस अपर्चर ऑफ दिस रेडियस h अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट r इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। और कितने एरिया से आपके पास लाइट जो है उस सोर्स से बाहर आ रही है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई h स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। एरिया, जितने एरिया से आपके पास जो लाइट बाहर आ रही है वो क्या होगा, पाई h स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। देखिए कैसे आया ये, हाउ इट कम्स, पहले तो अच्छी तरह समझिए इसको। जब देखिए ये आपके पास एक कंटेनर है, दिस इज ए कंटेनर। इस कंटेनर में एक लिक्विड है, दिस इज ए लिक्विड इन दिस कंटेनर। और इस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना दिया हुआ है, म्यू। लिक्विड कितनी हाइट तक है, फील्ड है h। यहां पे आपके पास एक सोर्स है, एक बल्ब लगा है, सोर्स ऑफ लाइट है। कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट की जो लाइट रेज है वो आपके पास इतने रेडियस से ही बाहर आ रही है, यहां तक लाइट रेज जो है बाहर आ रही है। इसके बियॉन्ड लाइट आपके पास बाहर नहीं आ रही। अगर यहां से सारी लाइट रेज जो है बाहर आ रही है, लेकिन इसके बियॉन्ड जो है लाइट बाहर नहीं आ रही है। कारण इसका ये है कि इसके बियॉन्ड क्यों नहीं आ रही, हो सकता है कि यहां से जो इसके बियॉन्ड जब लाइट यहाँ पे फॉल करेगी, यहां से जो रेज आएगी वो फॉल करेगी, जब वो कितने एंगल के साथ फॉल कर रही है, क्रिटिकल एंगल के साथ वो फॉल कर रही है। जब ये क्रिटिकल एंगल के साथ फॉल करेगी तो ये ऊपर से बाहर नहीं आएगी, ये यहां से कहीं बाहर आएगी। तो मीन्स लाइट रेज विल नॉट कम आउट फ्रॉम दिस बियॉन्ड दिस रेडियस। इस रेडियस से बाहर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इस रेडियस से बाहर हो सकता है कि उस लाइट की रेज जो है वो कितने एंगल के साथ फॉल कर रही है, क्रिटिकल एंगल के साथ फॉल कर रही है। जब वो क्रिटिकल एंगल के साथ फॉल करेंगी तो वो ग्रेज सरफेस के साथ ग्रेज करते हुए वो बाहर निकलेगी। क्लियर। तो अब अगर ये आपके पास क्रिटिकल एंगल है तो ये क्रिटिकल है, तो ये भी आपके पास एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। अब ये रेडियस कितना है, r है, तो आपके पास ये tan c की वैल्यू क्या आ जाएगी इस ट्रायंगल से, tan c विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, r बाय h आ जाएगा। तो r क्या आ जाएगा यहाँ पे, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h इंटू tan c आ जाएगा। अब tan c क्या है, sin c बाय cos c है, और sin c को हम क्या लिख सकते हैं,
1/μ, अभी जैसे मैंने बताया साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल किसके इक्वल है, 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। cos c क्या है, √1 माइनस साइन स्क्वायर c है। तो ये क्या बन जाएगा, h इंटू 1/μ √1 माइनस 1/μ स्क्वायर। तो ये इसे सॉल्व करोगे, दिस बिकम्स h अपॉन √μ स्क्वायर माइनस 1 बन गया। तो मीन्स इतने रेडियस तक की, इतने रेडियस के अपर्चर तक की इस सोर्स की जो लाइट है बाहर आएगी। बियॉन्ड दैट द सोर्स ऑफ, इस सोर्स की लाइट जो रेज है वो बाहर नहीं आएगी। और कितने एरिया तक बाहर आएगी, पाई h स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 होगी। अब एक्चुअली क्या है कि जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हमें कोई भी चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिखाई देती है। अब जैसे आपके पास डायमंड है, डायमंड लुक्स वेरी ब्राइट, दैट इज ओनली ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। कहते हैं स्पार्किंग ऑफ डायमंड इज ओनली ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन इनसाइड इट। क्योंकि जब किसी भी चीज के अंदर सारी की सारी रेज उसी के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं तो वो चीज आपको क्या है, बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिखाई देती है। कहते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का वो 2.5 होता है और इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो 24 डिग्री होता है। तो हमने डायमंड को इस तरह से कट किया होता है कि जब भी इसके अंदर लाइट एंटर करती है और एंटर होने के बाद जब कभी किसी सरफेस और दूसरे सरफेस के साथ स्ट्राइक करेगी तो वो जो एंगल के साथ स्ट्राइक करेगी वो उसका जो एंगल होगा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, जिसके कारण वो लाइट रे जो है बाहर नहीं आ पाएगी, फिर अंदर ही वो क्या कर जाएगी, टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, जब दूसरे सरफेस से फॉल करेगी फिर आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। इस तरह से इनसाइड मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होगी। मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होने के कारण आपके पास वो डायमंड जो है दैट लुक्स वेरी ब्राइट। क्लियर। ये जो आपके पास आजकल डाटा आपके पास डाटा ट्रांसफर करने के लिए आपके पास जो केबल आ रही है, नेट आपके पास इंटरनेट की जो केबल आ रही है, हम कहते हैं जब इंटरनेट की केबल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर की केबल आती है तो उससे हमारे पास जो स्पीड है हमारे कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो वहाँ पे भी जो आपके पास जो ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर इज आल्सो बेस्ड अपॉन आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। इन ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि लाइट प्रोपोगेट्स थ्रू मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ ए ग्लास फाइबर of few microns radius in which refractive index of the core is greater than the refractive index of the surrounding। एक्चुअली क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर में आपके पास जो उसके एक हमारे पास इस तरह से ये ग्लास ट्यूब है, इसके आपके पास दो मीडियम्स होते हैं। एक आउटर के ऊपर हमने एक कोडिंग की होती है, आउटर का हमारे पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, μ2 होता है। इनर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है आपके पास μ1 है। अगर जब कभी भी हमारे पास यहाँ पे लाइट इसके अंदर सपोज कर लो किसी भी एंगल के साथ जब लाइट इसके अंदर एंटर करती है तो एंटर करने के बाद यहाँ पे जब फॉल करती है तो क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, फिर जिसके कारण ये दूसरे सरफेस के ऊपर चली जाती है, फिर यहाँ से आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के कारण क्या है, इस मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के कारण क्या है आपके पास ये लाइट जो है अंदर ही रहती है, फिर आपके पास इट कम्स आउट फ्रॉम द अदर एंड, दूसरे एंड से ये बाहर आती है। तो यहाँ पे भी बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आ सकता है, नीट एग्जामिनेशन में भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि किस एंगल के साथ ये लाइट इस ऑप्टिकल फाइबर में एंटर करे सो दैट
here inside कि आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। क्लियर? अगर ये सपोज कर लो आई एंगल के साथ एंटर कर रही है, ये आपके पास एंगल क्या होगा? दिस एंगल विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अगर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है तो ये एंगल क्या होगा? आपके पास क्रिटिकल एंगल होगा। तो इट मीन्स दैट आर आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू साइन, दैट विल बी इक्वल टू 90 माइनस सी के बराबर आ जाएगा। आर किसके बराबर आ जाएगा? 90 माइनस सी के बराबर आ जाएगा। अब देखिए आपके पास ये जहां से एंटर कर रही है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2 है। अंदर जो यहां पे जा रही है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? आपके पास μ1 है। तो क्या होगा? μ2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा? μ1 साइन 90 माइनस सी होगा। क्लियर? तो साइन आई कितने एंगल के साथ एंटर करे? साइन आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? μ1 cos c डिवाइडेड बाय μ2। cos c को हम क्या लिख सकते हैं? μ1 डिवाइड बाय μ2। cos c इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर c। साइन स्क्वायर c अगेन क्या आ जाएगा? μ2 बाय μ1। तो μ2 स्क्वायर डिवाइड बाय μ1 स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू आई क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ μ1 अंडर रूट ऑफ μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर। क्लियर? सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपके पास एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया। दैट इज आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? आपके पास μ1 आ जाएगा। आई एम सॉरी हियर, आई एम सॉरी, सो दिस इज साइन सी। साइन सी क्या होगा? दिस इज cos c। cos c क्या है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर c है। तो साइन स्क्वायर c क्या है? दैट इज इक्वल टू 1 बाय म्यू स्क्वायर। म्यू स्क्वायर क्या है? दैट इज μ1 स्क्वायर अपॉन μ2 स्क्वायर है। तो ये आपके पास जो आएगा दिस बिकम्स दैट इज इक्वल टू, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर आ जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके साथ ये रे इस ऑप्टिकल फाइबर में एंटर करे सो दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड रिमेंबर इट। क्लियर? नाउ और भी हमारे पास एप्लीकेशन हैं इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। मिराज है, ऑप्टिकल लूमिंग है। आपने देखा होगा डेजर्ट्स में देखा होगा, वेरी हॉट डेज में आपके पास क्या ऑब्जर्व होता है कि आपके पास कोई एनिमल या कोई बंदा दूर से आ रहा है, तो उसको ऊपर दूर से आ रहा है तो बड़े सड़क के ऊपर ऐसे लगता है कि आपके पास जो सड़क के साइड के ऊपर जो ट्रीज लगे हुए हैं उनकी शेडो आपके पास जो सड़क के ऊपर बन रही होती है, ऐसे लग रही होती है कि ये जो शेडो है इट इज फॉर्मिंग ऑन दी सरफेस ऑफ द वाटर। तो एक्चुअली क्या है? ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है दैट इज ओनली ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो इसे हम क्या कहते हैं? मिराज कहते हैं। इट इज कॉज्ड ड्यू टू ओनली टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन इन डेजर्ट्स एंड अदर हॉट रीजन्स where the refractive index of air near the surface of the earth becomes lesser than the above it due to heating of the earth। तो क्या होता है? आपके पास एयर अर्थ के नजदीक क्या है? अर्थ के सरफेस के ऊपर टेम्परेचर क्या है? बहुत ज्यादा होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है एज कंपेयर टू द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो जब आपके पास लाइट ऊपर से लाइट आ रही होती है, ऊपर से जो लाइट आती है वो कहां से कहां ट्रेवल करती है? उस मीडियम से ट्रेवल करती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। मीन्स वो जो लाइट ट्रेवल करती है वो किस तरफ ट्रेवल करती है? फ्रॉम ए डेंसर टू द रेयर मीडियम की तरफ वो ट्रेवल करती है। एज द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जैसे जैसे वो नीचे आती रहती है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इंक्रीज करता रहता है। और एक स्टेज ऐसी आ जाती है
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना इंक्रीज कर जाता है कि दैट बिकम्स ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, और जैसे ही एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से वहां पे उस ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड और ब्राइट इमेज बनती है, तो वो आपके पास ऐसे लगता है कि एज इट इज फॉर्मिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। सो दिस ऑप्टिकल इल्यूजन इज कॉल्ड मिराज। एक आपके पास ऑप्टिकल लूमिंग है। व्हाट इज दिस ऑप्टिकल लूमिंग? ऑप्टिकल लूमिंग में क्या आता है? इट टेक्स प्लेस इन पोलर रीजन। दिस इज आल्सो ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वेरी कोल्ड डेज में क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके पास सी वाटर के अक्रॉस, जो वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा। इसलिए वहाँ पे सी के ऊपर कोई भी चीज़ फ्लोट कर रही है, वहाँ की जो रेज है दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम की तरफ जाती है। जैसे जैसे वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती रहती हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता रहता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, और वहां पे जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। तो उस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण उस ऑब्जेक्ट की विच इज फ्लोटिंग ऑन दी सरफेस ऑफ द वाटर, आपको ऐसे लगता है दूर से कि ये जो ऑब्जेक्ट है एयर में फ्लोट कर दिया है। तो इस तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल लूमिंग कहते हैं। क्लियर? तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपके पास ये जो एंडोस्कोप यूज करते हैं, एंडोस्कोपी में जो एंडोस्कोप यूज होता है, दैट एंडोस्कोप उसमें भी क्या होता है? एक ऑप्टिकल फाइबर ही होता है। उस एंडोस्कोप में भी आपके पास जो उसके एक एंड के ऊपर कैमरा लगा होता है, वहां पे जब कैमरे में लाइट अंदर एंटर करती है उसके बाद जो बाहर आती है, उस एंडोस्कोप में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। आफ्टर नंबर ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, वो लाइट जो है इट कम्स आउट फ्रॉम दी आउट ऑफ द बॉडी। तो एंडोस्कोप इज आल्सो बेस्ड अपॉन दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये छोटी छोटी सी बातें आपने याद रखनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ी सी इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, और आगे मैं डिस्कस करूंगा हाउ द रिफ्रैक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द कर्व्ड रिफ्रैक्टिव सरफेस। जैसे हमने कर्व्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस डिस्कस किए थे, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ कर्व्ड रिफ्रैक्टेड सरफेस डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। तो जितने भी, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि आपके पास लास्ट लेक्चर, लास्ट से जितने भी मतलब जब से रे ऑप्टिक्स शुरू हो चुकी है हमारे पास, सारे के सारे लेक्चर आपने पढ़ के आने होते हैं, और आपके पास जो पहले आपने इनके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स की हुई हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं, जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए हुए हैं, उनको सभी रिवाइज करके आओ। और जो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स मैं क्लास में करके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उसको भी आप अच्छी तरह देखकर आया करिए। थैंक यू वेरी मच।